हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में हुए जितना भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा के प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उसके पद के शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा एक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। निम्नलिखिट में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। आगे बढ़ेंगे, अगला है, निम्न में से कौन सा लेख यानी कि रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा प्रतिषेध। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक के, महालेखा परीक्षक के और राज्य के राज्यपाल को। इसमें से हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कौन सी क्रिया के बाद विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब वह विधेयक क्या है तो एक अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 11। जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कह रहा है कि कौन इसमें से सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सही नहीं है। तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार ये सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार ये सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं जो सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये सही है। संसदीय पद्धति की सरकार ये भी सही है। संघीय नीति ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र कह रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने और बदलने की अधिकार प्राप्त है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। तो ये वर्णित करता है, कौन करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन में था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च हो जाएगा संविधान। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा 3। प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन हुआ था और टोटल अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। आगे हो जाएगा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। आगे देखेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन से बाहर है। इसमें से हो जाएगा नोट, क्योंकि सूचना का अधिकार ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किसके अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे,
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आगे देखेंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के जो कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या होता है? तो इसमें से हो जाएगा स्थानापन्न रूप से स्वीकार, स्थानापन्न रूप से कह रहा है कि स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो, यही प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसका निर्वाचन होता है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। आगे हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 25 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन के तहत कह रहा है कि मतदाताओं यानी कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार हो जाएगा राजनीतिक यानी कि संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का इसमें से लक्षण नहीं है अविशिष्टता। ऑप्शन हो जाएगा 3 अविशिष्टता। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन से, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन हो जाएगा 3। भारत में जो न्यायपालिका है ये कैसा है? तो स्वतंत्र है, प्रतिबंध नहीं है। आगे देखेंगे, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो भारत के जो अनुच्छेद 56 है इसका संबंध हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। आगे देखेंगे, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, भाषण और अभिव्यक्ति के जो अधिकार है ये इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। आगे देखेंगे, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल। अगला हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है यानी कि दिया गया है, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। आगे हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है,
मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अगला है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किन अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 29 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में देखते हैं कौन सी कथन सही नहीं है, तो बारी बारी देख लेते हैं। यह न्यायविद नहीं है, ये तो कथन सही है, जो प्रस्तावना है न्यायविद नहीं है। स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, स्रोत और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, यह भी क्या है? सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये जो कथन है गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से कथन जो एक है ये सही नहीं है। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये न्यायालय योग्य नहीं है, इसीलिए ये कथन क्या है? तो गलत है। बाकी कथन सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देख लेते हैं। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये 3 जो कथन था ये सही है, बाकी गलत है 1। आगे देखेंगे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा के जो अधिकार है ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। निलंबित करने का अधिकार किसको रहता है? तो राष्ट्रपति के पास आपातकाल के दौरान, और संशोधन करने की शक्ति किसके पास रहता है? तो संसद के पास। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन 4। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन क्या हो सकता है? हो सकता है। आगे हो जाएगा, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद, ऑप्शन हो जाएगा 4। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उसकी शक्ति को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत जो नागरिक हैं उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय में कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय से कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये न्यायाधीश हो जाएंगे PN भगवती, जस्टिस PN भगवती हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत कौन सा नहीं है? दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार,
ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो कब तक? तो 2026 तक। और ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 82 के तहत। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 359 में। आगे हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा संप्रभुता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मामले के अंतर्गत कार्य करता है। अगला हो जाएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई? तो भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई थी, ये किसके तहत हुई थी? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं? तो भारत के संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 क्या है? तो अंग है। संसद के सदन कितना होता है? 2। अंग कहेगा तो 3। सदन में हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के बारे में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो भारत के पहला गवर्नर जनरल हो जाएंगे इसमें से वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा जोखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 1। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सदन के अध्यक्ष को। ऑप्शन हो जाएगा 1। किसे दिया गया है? सदन के अध्यक्ष को। आगे बढ़ेंगे। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था के कह रहा है कि मुख्य लक्षण हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है तो किसके सलाह पे? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगाकर। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन हो जाएगा 1। और एक क्वेश्चन आता है अगर कह देगा प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और केवल प्रस्तावना कहेगा तो ये लिया गया है अमेरिका से। आगे हो जाएगा, खाली स्थान के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? किसके आदेश पे? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति के आदेश पे। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो
तो ये पहले क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को। लागू हुआ था कब? तो 2010 में। आगे देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो यह अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत की गई थी 18 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? यानी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये संशोधन जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे हो जाएगा, केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा। आगे देखेंगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1993 में। संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। आगे बढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? तो चंडीगढ़ में उसका मुख्यालय नहीं है। कहाँ कहाँ था? तो बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई और कोलकाता। बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई और कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो 19 के संबंध हो जाए किससे? तो मौलिक अधिकार से। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है? निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें से हो जाएगा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 1985। उसके बाद हो जाएगा आतंकवादी निरोध अधिनियम 2001। ये दोनों क्या हो चुका है? समाप्त किया जा चुका है। क और ख दोनों हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।